हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे हम लोग पीसीओएस भी कहते हैं। तो इस वीडियो में जो जो सब टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो सब है बेसिक आउटलाइन, एटियोलॉजी, पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड इन्वेस्टिगेशंस। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बेसिक आउटलाइन में। तो जैसे कि हमें पता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो जिन्होंने इसे जो सिंड्रोम फर्स्ट डिस्क्राइब किया था उनका नाम है स्टीन एंड लेवेंथल। और पीसीओएस अपने आप को कैसे किस किस सिम्टम्स के साथ मैनिफेस्ट करता है। पहला है अमेनोरिया। अमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंसेस। उसके बाद है हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म मतलब एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ। उसके बाद है ओबेसिटी एसोसिएटेड विद पॉलीसिस्टिक ओवरीज। ओबेसिटी हमें देखा जाएगा स्पेशली एब्डोमिनल होता है। और पॉलीसिस्टिक ओवरीज मतलब जब हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे केस को और यूएसजी वगैरह किए तो ओवरीज में बहुत सारे ऐसे सिस्ट टाइप के देखने को मिलेंगे, उसको इसलिए उसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज बोलते हैं। और ये मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है औरतों में। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं इटियोलॉजी पे। सो पीसीओएस इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल पॉलीजेनिक कंडीशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पीसीओएस के एक कॉज नहीं है, इसके बहुत सारे कॉज है। बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ मिलके पीसीओएस कॉज करते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है जेनेटिक कंडीशन। मतलब अगर एक जीन है जिसका नाम है CYP11A, अगर इसका डिसरेगुलेशन हुआ बॉडी में तो उसके कारण हमें पीसीओएस हो सकता है। और पीसीओएस में क्या होता है, उसमें एंड्रोजन लेवल बहुत हाई होता है। तो अगर जो एंजाइम्स हमारे बॉडी में एंड्रोजन फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, अगर उनका अमाउंट इंक्रीज हो गया है तो हमें पीसीओएस हो सकता है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। पीसीओएस पेशेंट मोस्टली इंसुलिन रेजिस्टेंट रहते हैं। इसका क्यों रहता है? क्योंकि उनका रिसेप्टर्स पे प्रॉब्लम रहता है। सो अगर उनका इंसुलिन रिसेप्टर जीन जो कि क्रोमोसोम नंबर 19p13.2 में प्रेजेंट है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो पेशेंट को पीसीओएस हो सकता है। अब इसका डायग्नोसिस का बात करते हैं। इसका डायग्नोसिस के लिए तीन में से जो तीन क्राइटेरिया दिया गया है उसमें से दो होना कंपलसरी है। तो ये क्या क्या है? ओलिगो या फिर एनोवुलेशन। ओलिगो या एनोवुलेशन मतलब नो ओवुलेशन, ओवुलेशन नहीं होगा पेशेंट के। और हाइपर एंड्रोजेनिज्म, इसका मतलब है कि एंड्रोजन लेवल पेशेंट में बहुत हाई मिलेगा। उसके बाद है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसका मतलब मैंने आपको बताया है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी दो कंडीशन पेशेंट में प्रेजेंट होगा तो हम उससे पीसीओएस कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वी है पैथोलॉजी। तो क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस जो है हमें पीसीओएस में देखने को मिलेंगे? सबसे पहले ओवरीज विल बी एनलार्ज्ड। नेक्स्ट ओवरी इस वॉल्यूम विल ऑल्सो बी इंक्रीज। कितना? ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। स्ट्रोमा विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। और जो कैप्सूल है वो थिक्कन हो जाएंगे। और उसका जो कलर रहेगा वो पर्ली वाइट मतलब ब्लूइश टाइप का रहेगा, स्लाइट ब्लूइश टाइप का पर्ल की तरह। और उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकुलर सिस्ट देखने को मिलेंगे और उनका नंबर होगा या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। और उनका जो डायमीटर है वो 2 to 9 मिलीमीटर के बीच में रहेगा। जो फॉलिकुलर सिस्ट रहते हैं वो एक्चुअली में जो फॉलिकल्स है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैचुरेशन में जो ओव्यूलेट नहीं हो पाते वही फॉलिकल सिस्ट फॉर्म करते हैं। ये वो हमारा पैथोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हिस्टोलॉजी। तो क्या क्या हिस्टोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे? सबसे पहला है थिकनिंग ऑफ ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ट्यूनिका एल्बोजिनिया मतलब कैप्सूल दैट सराउंड्स द ओवरी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है द सिस्ट आर फॉलिकल्स एट वेरिंग स्टेजेस ऑफ मैचुरेशन एंड एट्रेशिया। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि जो सिस्ट मिलता है हमें ओवरीज में वो एक्चुअली में फॉलिकल्स होते हैं, वो जो अपने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैचुरेशन में होते हैं। और एट्रेशिया मतलब डीजेनरेशन। और नेक्स्ट वी हैव हाइपरट्रॉफी ऑफ थिक्का सेल, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमल हाइपरथेकोसिस। जो थिक्का सेल्स है ओवरीज में वही है जो एंड्रोजन फॉर्म करते हैं। तो जब इसका हाइपरट्रॉफी हो जाता है तो एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है। वही हमें पीसीओएस में देखने को मिलता है कि पीसीओएस पेशेंट में एंड्रोजन लेवल बहुत हाई रहते हैं। अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। सो पीसीओएस के बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स है। जो सबसे पहला है वो ओबेसिटी, स्पेशली अराउंड द एब्डोमेन। 50% केसेस में हमें ओबेसिटी देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी हैव मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़। 70% ऑफ द केसेस में हमें मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलता है, जैसे कि ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया मतलब जब साइकिल 35 डेज या फिर उससे ज़्यादा का होता है। ओमेनोरिया जो कि एब्सेंस ऑफ मेंसेस। हिर्सुटिज्म होता है नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स, जिसका मतलब होता है एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ। बहुत सारे पीसीओएस पेशेंट में हमें देखने को मिलता है कि उनके चेहरे पर बियर्ड आ रहे, उसको ही हिर्सुटिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्ने। बहुत सारे बड़े बड़े एक्ने होते हैं
उसके बाद विरिलिज्म होता है। विरिलिज्म मतलब मस्कुलिन फीचर आ जाते हैं, जैसे कि एक्सेसिव बॉडी हेयर, डीपनिंग ऑफ वॉइस, क्लाइटोरियल एनलार्जमेंट। तो ये मस्कुलिन फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो इसको कहते हैं विरिलिज्म। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर इज अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। इसका मतलब होता है कि जो स्किन होता है वो थिकन और डार्क हो जाता है। स्पेशली ये नेप ऑफ द नेक में, मतलब नेक के पीछे में होता है, और ये बाकी जगह में भी हो सकता है, जैसे कि इनर थाइस, ग्रॉइन, एक्जिला। ये होता है ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है, इसमें शॉर्ट नोट भी आते हैं, इसका वो है हेयर एंड सिंड्रोम। इसका मतलब है हेयर का, ये HA का मतलब है हाइपर एंड्रोजिनिज्म, IR का मतलब है इंसुलिन रेजिस्टेंस, AN का मतलब है अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। हाइपर एंड्रोजिनिज्म मतलब एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है, तो हमें पता ही है। उसके बाद IR मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो पेशेंट है इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, और अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस जो मैंने अभी आपको बताया। और उसके बाद इनफर्टिलिटी भी है क्लिनिकल फीचर। और जब हम इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें बायलैटरल एनलार्ज सिस्टिक ओवरीज मिलेंगे। तो ये रहा हमारा क्लिनिकल फीचर्स। जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले सोनोग्राफी, और PCOS के केस में हम लोग ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, क्योंकि ये ओबेस पेशेंट में हेल्पफुल होता है। उसके बाद सीरम लेवल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है LH का। LH लेवल ऑफ कोर्स हाई रहेगा, और LH to FSH का रेशियो 3:1 से भी ज़्यादा रह सकता है। नॉर्मली ये 1:1 तक रहता है, और जब LH सर्ज होता है तो ये 2:1 तक भी पहुंच सकता है, बट PCOS के केस में इसका लेवल 3:1 तक पहुंच जाता है। उसके बाद एस्ट्राडोयल एंड एस्ट्रोन का लेवल भी हमें हाई मिलता है, क्योंकि PCOS के केस में एंड्रोजन लेवल हाई रहता है, तो इसी कारण एस्ट्रोजन भी हाई मिलता है, क्योंकि एंड्रोजन ही एस्ट्रोजन को फॉर्म करेगा। उसके बाद जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूल है, जो एंड्रोजन को बाइंड करता है, वो उसका लेवल रिड्यूस मिलेगा, इसलिए जो फ्री एंड्रोजन है बॉडी में वो बढ़ जाएंगे। और हाइपर एंड्रोजनिज्म तो होगा ही, एंड्रोजन लेवल बढ़ा हुआ ही रहेगा। उसके बाद एंड्रोस्टिन डाई 1 भी बढ़ेगा, ये एक टाइप का वीक एंड्रोजेनिक हार्मोन है। उसके बाद जो टेस्टोस्टेरोन का सीरम लेवल है वो भी हाई मिलेगा हमें। उसके बाद एक और हार्मोन है जो जिसका नाम है डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन सल्फेट, DHES लेवल, ये भी हाई मिलेगा। उसके बाद जो ह्यूमन में हमें हिस्टोटिज्म देखने को मिलेगा, जो कि एक्सेसिव फेशियल ग्रोथ है, उनमें हमें डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई मिलेगा, और 3-अल्फा एंड्रोस्टिन डाइऑल ग्लूकोरोनाइड का भी लेवल हमें हाई मिलेगा, जिस ह्यूमन में हिस्टोटिज्म देखने को मिलेगा। और जो नॉन हिस्टोट ह्यूमन होगा, जिसमें हिस्टोटिज्म नहीं डेवलप हुआ होगा, उनमें हमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हाई मिलेगा, और DHES दैट इज डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन सल्फेट का लेवल हाई मिलेगा, बट जो 3-अल्फा डाइऑल ग्लूकोरोनाइड का लेवल है वो घट जाएगा। और प्रोलैक्टिन लेवल हमें 20% केसेस में देखने को मिलेंगे इंक्रीज। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन के बदली हमें सीरीन फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलेंगे इंसुलिन रिसेप्टर्स में, जिसके कारण जो इंसुलिन सिग्नलिंग है वो इम्पेयर होगा, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 31% ऑफ वुमेन में हमें OGT दैट इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस इम्पेयर मिलेंगे, एंड 7.5% में डायबिटीज़ भी मिलेंगे। उसके बाद जो इंसुलिन हाई लेवल इंसुलिन है उसके कारण वो एडिपोसाइट्स प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, जो कि एडिपोकाइंस फॉर्म करेगा। उसके बाद हमें बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे लाइक इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फ़ा, और उसके साथ लेप्टिन भी इंक्रीज मिलेगा, और लेकिन एडिपोनेक्टिन डिक्रीज रहेगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फास्टिंग इंसुलिन लेवल हमारा इंक्रीज रहेगा, और फास्टिंग ग्लूकोज इंसुलिन रेशियो वो 4.5 से कम रहेगा, जो कि हमें सजेस्ट करता है कि जो पेशेंट रहेगा वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है। और जो लास्ट इन्वेस्टिगेशन है वो है लैप्रोस्कोपी, जो हमें डायग्नोस करने में हेल्प करेगा। सो ये इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।